हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। एंसेंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी तो उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था, यानी कि जो एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के जो भी लेखक या फिर इतिहासकार या फिर साहित्यकार थे, उन्होंने क्या कुछ किताब वगैरह लिखी थी, तो वो सब हमने देख लिया था लास्ट पार्ट में, ये कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम चलेंगे जो पूरा पूरा प्राचीन भारत है, यानी कि पूरी एंसेंट हिस्ट्री है, तो उसका मैं लगभग 200 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ मिसलेनियस के फॉर्म में, ताकि एक आधा क्वेश्चन जो रह गया हो वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, 200 प्लस क्वेश्चन, वैसे ही हमारी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। मध्यकालीन भारत की ऑलरेडी मैं एक मास्टर वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन बने थे, लगभग 1300 क्वेश्चन थे, तो 1300 क्वेश्चन पहले पार्ट वाइज कराए, उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना दी है। और लगभग 2100 क्वेश्चन है हमारे एंसेंट हिस्ट्री के, 2100 क्वेश्चन है। तो ये लास्ट पार्ट होगा और इन सारे पार्टों को जोड़कर लगभग 2100 क्वेश्चन की एक मास्टर वीडियो बन जाएगी, तो वो भी 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। देखिए मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तो हम मिसलेनियस देखेंगे और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, तो हद मार के 40-45 मिनट में निपटा देंगे, ठीक है। 40-45 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये शायद क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो। तो देखिए, ठीक है, तरु कष्ट दंड किस राज्य पर लगाया जाता था? तो ये लगाया गया था प्रतिहारों के ऊपर। मतलब ये जो समझौता संधि वगैरह होती थी ना, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें तो जो अंग्रेज वगैरह संधि करते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन भारत में जो भी ये राज्य वगैरह आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो इनके बीच में जो समझौता वगैरह होता होगा, तो उसको ये कहा जाता था तरु कष्ट दंड किस राज्य पर लगाया जाता था। मतलब ये कोई प्रतिबंध वगैरह होगा तो ये प्रतिहारों के ऊपर लगाया गया था, यानी कि बैन लगाया गया था, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलिए, इनको सम्मिलित करना है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो देखिए कौन सा किससे सम्मिलित है। तो देखिए, ठीक है, ये कुमार देवी किससे संबंधित थी? तो ये थी गुप्त वंश से, यानी कि 4। और राजश्री किससे संबंधित थी? तो ये मोखरी राज्य से संबंधित, यानी कि 2। और करुबाकी, तो करुबाकी थी ये मौर्य वंश से, यानी कि 1। और मालविका, तो ये थी मालविका थी शुंग वंश से, यानी कि 3। ये हो गया हमारा 42-43, 42-13, ठीक है। ये 42-13 शायद ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम डीप लेवल का है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर भी मिलान करना है। एक तरफ है पुरातात्विक स्मारक स्थल और एक तरफ है राज्य। तो चलिए देखते हैं किस में क्या था। तो ये शिशुपालगढ़ किस में पड़ता था? तो ये मणिपुर में पड़ता था, यानी कि 2। पिपरवा ये तो सबको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 4। और गोलापाड़ा, ठीक है, गोलपाड़ा ये कहाँ का है? तो ये गोलपाड़ा पड़ता था असम में, यानी कि 1। और बिष्णुपुर, ठीक है, तो ये बिष्णुपुर पड़ता था। बताइए कहाँ पर पड़ता था? तो ये पड़ता था, एक सेकंड रुको, कुछ गलत मिला दिया गया, ठीक है। तो ये शिशुपालगढ़ देखिए ये उड़ीसा का है, ठीक है, यानी कि 3। पिपरवा उत्तर प्रदेश, यानी कि 4। गोलपाड़ा, तो गोलपाड़ा था असम का, और ये बिष्णुपुर है तो ये मणिपुर का है, यानी कि 2। 1 2 34-12 है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी IAS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ उपाधि हैं और किन राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए महापद्मानंद की उपाधि थी सर्व छत्रांकक, यानी कि 3। बिंदुसार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है और कई बार इसकी उपाधि पूछी जाती, तो अमित्रघात थी, यानी कि 2। सतकर्णी, तो सतकर्णी किसकी उपाधि थी? तो ये थी दक्षिणा, सतकर्णी की उपाधि थी दक्षिणा पदपति, ठीक है, यानी कि 4। और समुद्रगुप्त की थी सर्वराजो स्वेच्छता, ठीक है, यानी कि 1 32-41, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये उपाधियाँ हैं, इनको याद रख लेना। बाकी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित राजाओं तथा उनके समकालीन प्रांतपतियाँ। तो उस राजा के समकालीन कौन सा था? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पीयूष गुप्त वैश्य, तो पीयूष गुप्त वैश्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, यानी कि बी। और ये तुसाय, ठीक है, तुसाय किसके समकालीन थे? तो तुसाय समकालीन थे अशोक के, यानी कि सी। और पर्णदत्त, तो ये पर्णदत्त किसके समकालीन थे? तो ये थे स्कंदगुप्त के, यानी कि डी। और सुविशाख, तो भी सुविशाख किसके समकालीन थे? रुद्रदामन, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि BCDA, BCDA। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में BCDA, ठीक है, ये IAS के
क्वेश्चन चल रहे हैं पूछे हुए। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ पर है मतलब एक तरफ है स्वतंत्र और इनकी गणना, मतलब ये संवत वगैरह हैं। तो चलिए देखिए कौन सा संवत कब चला था। तो विक्रम 58 साल का हो गया है, ठीक है। तो ये तो ऐसे याद रख सकते हो कि विक्रम की एज 58 साल हो गई है। तो 58 कहाँ पर है, तो देखिए, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, सब दिखाई देगा। तो ये देखिए विक्रम संवत, तो ये 58 ईसा पूर्व चला था। ये कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखना। और ये शक, तो ये 78 का है, यानी कि तीसरा। अब गुप्त, तो गुप्त 319 320 के पास थे। तो ये देखिए गुप्त हो जाएगा, यानी कि दूसरा। और ये कली कली संवत्सर, ठीक है, कली संवत्सर, तो ये हो जाएगा 3102, यानी कि एक, यानी कि 4221 है कहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4321 कहीं गलत मिला दिया गया, ठीक है, 4321 ही आएगा, क्योंकि ये शक संवत है जो 78 ईस्वी का है। तो ये 4321 बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप देख लेना मिला के, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये IAS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ है आविष्कार और दूसरी तरफ है भारतीयों का नाम वगैरह किसके काल में क्या था। तो चलिए देखिए, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, तो ये बताया था भास्कराचार्य ने, यानी कि दूसरा। और पाई की खोज, यानी कि जो पाई होती है ना, पाई एक ये वाली पाई होती है और एक 22/7 पाई का मान होता है, ठीक है ना। तो ये उसी की बात हो रही है। तो देखिए ये भास्कराचार्य से मिलेगा। और ये पाई के मान की खोज की थी, पाई के मान की खोज की थी बुद्धियाना ने, यानी कि तीसरा। और शून्य की खोज, तो ये तो लॉलीपॉप है, सबको पता होगा। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। और सांप सीढ़ी का खेल, जो ये लूडो वगैरह होती है ना, सांप सीढ़ी के खेल का पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था ज्ञानदेव ने, ठीक है ना, यानी कि 4 23 14। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल खेलने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए, तो ये ज्ञानदेव ने ही पता लगाया था, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए नागार्जुन, तो नागार्जुन किसके काल काल से संबंधित थे। तो नागार्जुन बिलोंग करते थे शून्यवाद सिद्धांत से, यानी कि पहला। फाहियान, तो ये फाहियान आया था, बताइए किसके काल में। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी कि दूसरा। सुदास, तो ये भरत वंश का राजा था, यानी कि तीसरा। और बाणभट्ट था, तो ये हर्षवर्धन के काल का था, यानी कि चौथा। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिल लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो लास्ट पार्ट था, ठीक है, तो लास्ट पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था, छुड़वाया था मैंने कई बार। क्वेश्चन ये था कि बाणभट्ट कहाँ से बिलोंग करता था। तो मैंने बताया था ये MP से बिलोंग करता था। तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, MP से बिलोंग करता था। मैंने नेट पे चेक किया, 4-5 जगह ये MP दिखा रहा है, ठीक है, 4-5 जगह MP दिखा रहा है। बट कई जगह ये दिखा रहा है छपरा बिहार, ठीक है, तो छपरा बिहार भी दिखा रहा है नेट पे। तो आप देख के टिक करना। इसका जन्म MP में दिखा रहा है, ठीक है, MP में दिखा रहा है। लेकिन कई जगह साइट पे गूगल पे तो ये बिहार छपरा भी दिखा रहा है। बिहार छपरा मात्र 1-2 जगह दिखा रहा है, लेकिन 5-6 स्लाइडें खोलने के बाद 5-6 स्लाइडों में ये MP ही दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बाणभट्ट का कराया था ना कि ये MP से बिलोंग करता था शायद। तो ये शायद नहीं, ये कन्फर्म ही है, ये MP का था, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का था। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ये हम्पी किससे बिलोंग करता था, ये हम्पी पड़ता है कर्नाटक में आज भी, यानी कि दूसरा। नागार्जुन कोंडा, जहाँ भी ये नागार्जुन कोंडा मिलेगा तो वहाँ का आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि तीसरा। शिशुपालगढ़, तो ये बता दिया, ये था उड़ीसा का, यानी कि। और ये अरिकामेडु कहाँ पर था, तो ये अरिकामेडु था पुदुचेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बंदरगाह, ठीक है, अरिकामेडु। तो याद रख लेना, ये पुदुचेरी का है, हम्पी कर्नाटक का, कई बार पूछा है ग्रुप 3D के एग्जाम में। शिशुपालगढ़, तो ये उड़ीसा का था। और नागार्जुन कोंडा, तो ये आंध्र प्रदेश का था। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सैंधव सभ्यता युगल समाधान, यानी कि जो सैंधव सभ्यता थी, या फिर ऐसे बोलो सिंधु सभ्यता थी, तो वहाँ पर युगल समाधान है, मतलब कपल का, मतलब कपल की डेड बॉडी कहाँ पर मिली है, युगल समाधान बोलते हैं कपल को, मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स का डेड बॉडी मिली है। तो ये लोथल समाधि, ठीक है, तो ये कपल समाधान मिला है लोथल से। आगे देखिए चोल धर्म, तो चोल धर्म
चोल धर्म किसको मानते थे, तो ये शैव धर्म को बिलोंग, चोल धर्म, एक सेकंड रुको। फ्रेंड्स आप चलिए, तो ये युगल समाधान मिला है लोथल से, ये कई बार पूछा ग्रुप 3D का एग्जाम का, आज भी फालतू क्वेश्चन है ये लोथल, इसको याद रखना। जहाज रानी यानी कि डैकयार्ड, जहाज रानी कहे, बंदरगाह कहे, या कि युगल समाधान कहे, या फिर कहे डैकयार्ड, या फिर गोदीवाड़ा, तो ये बंदरगाह वगैरह सब लोथल में ही था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये से बिलोंग करेगा यानी कि पहला। और ये चोल, यहाँ पर धर्म नहीं आएगा। ये चोल राज्य किस, चोल राज्य में कौन सा धर्म था, तो ये चोल राजा वगैरह शैव धर्म को बिलोंग करते थे यानी कि तीसरा। और पाल वंश के राजा, तो पाल वंश के राजा थे बौद्ध धर्म को मानने वाले यानी कि दूसरा। और चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म अपना लिया था। दोबारा देख लीजिए, ये युगल समाधान मिला लोथल से यानी कि पहला। और ये चोल काल के राजा थे, तो ये शैव धर्म को बिलोंग करते थे यानी कि शैव धर्म को मानते थे यानी कि तीसरा। और पाल वंश के राजा, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे यानी कि दूसरा। और चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये इनमें था जैन धर्म यानी कि 13-24 कहीं पर है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, मिताक्षरा, ये कई बार बता दिए, विज्ञानेश्वर की बुक है। डिफेंस यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए पहले का दूसरा। और ये अक्षय नीबी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये IAS में कई बार सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है कि अक्षय नीबी क्या होता था। तो ये होती थी मतलब क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी, या फिर बोल लो प्राइवेट पूंजी, जो अपनी कमाई होती है ना, जिसको बोलते हैं निजी। ठीक है, निजी कमाई यानी कि अपनी खुद की पर्सनल कमाई। ठीक है, तो याद रखना मिताक्षरा, तो ये विज्ञानेश्वर की। अक्षय निधि क्या होता था, तो ये निजी संपत्ति को कहते थे। ये देखिए एक प्रकार की जमा की गई पूंजी यानी कि निजी पूंजी। ठीक है, यानी कि जो हमने खुद की कमाई से जमा किया हुआ है। तो जगह वन। अवतारवाद, तो अवतारवाद किससे बिलोंग करता था, तो ये करता था श्रीमद् भगवद गीता से तीसरा। और हेमचंद्र, तो हेमचंद्र का था परिशिष्ट पर्वन यानी कि 4, 21, 34, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए एकदम IAS के हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी ये भारतीय राजा थे और कौन से वंश से बिलोंग करते थे, तो चलिए देखते हैं। तो जो करिकल था, ठीक है, तो ये करिकल किससे बिलोंग करता था, तो करिकल बिलोंग करता था चोल राजा से यानी कि दूसरा, यानी कि चोल काल से। रुद्रदामन, तो इसका तो सबको पता होगा, रुद्रदामन बिलोंग करता था, तो ये शक शासक था यानी कि 5। और मिलिंद, तो मिलिंद का तो सबको पता होगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। तो मिलिंद था एक बैक्टीरिया यूनानी शासक यानी कि पहला। और कनिष्क, तो कनिष्क तो कुषाण काल में था। ठीक है, यानी कि कुषाण शासक था ये, यानी कि 25-14 कहीं पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये कनिष्क वगैरह इनको याद रख लेना, ये तीनों नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद पनो, ठीक है, और ये कनिष्क, तो ये कुषाण काल का था, याद रख लेना। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ है राजा और एक तरफ है उनका क्षेत्र। तो कौन सा राजा किस क्षेत्र से बिलोंग करता था, तो चलिए शशांक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। तो शशांक बिलोंग करता था किससे, तो ये बंगाल से बिलोंग करता था यानी कि 4। खारवेल राजा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा, खारवेल राजा उड़ीसा से बिलोंग करता था, तीसरा। और ये सिमुक, तो सिमुक था महाराष्ट्र का। और ये भास्कर बर्मन, तो ये थे असम के यानी कि 43-21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, और कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको किसने कटवा दिया था, तो ये शशांक ने ही कटवा दिया था, याद रखेंगे। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित। तो यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित बताना, तो लोथल में अभी बताया ना डैकयार्ड, यही गोदीवाड़ा कहे या डैकयार्ड कहे या फिर जहाज रानी या फिर बोल दे बंदरगाह या फिर बोल दे पत्तन। ठीक है, तो ये सब घुमाने के तरीके हैं क्वेश्चन को। डैकयार्ड मतलब भी बंदरगाह ही होता है, तो लोथल में एक बंदरगाह था, ये सही है। सारनाथ, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यानी कि सारनाथ में बुद्ध ने पहला अपना स्पीच दिया था, या फिर सारनाथ में बुद्ध ने अपनी पहली स्पीच दी थी, या फिर क्या प्रवचन दिया था, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा भी सही है। राजगिरी लायंस कैपिटल ऑफ अशोक, तो राजगिरी अशोक की राजधानी कभी नहीं थी। ठीक है, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो नालंदा मतलब नालंदा महा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो वहाँ पर बौद्ध शिक्षा वगैरह मिलती थी। और कई बार ये पूछ लेता है कि जब क्या कहते हैं फाहियान आया था,
क्या कहते हैं भारत में, तब उस टाइम 10,000 छात्र पढ़ रहे थे इस नालंदा विश्वविद्यालय में। कई बार पूछ लेता कि 10,000 छात्र थे। तो देखिए तीसरा गलत है, हमें बताना सही कौन सा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा, पहला दूसरा चौथा सही है, ठीक है। और तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है राजगीर अशोक की राजधानी थी, तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो देखिए लोथल, ठीक है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, तो ये बता दिया। गोदीवाड़ा बोले चाहे कुछ भी बोले, ठीक है, तो ये लोथल से सही है। बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया था, तो ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, तो ये गलत है, ठीक है। आगे चलिए नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो ये सही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर, या ये इसका पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बताना सही तो मिले थे। तो पहला दूसरा चौथा, ठीक है, ये सही है। और आई थिंक ये देखिए यहाँ पर UPPCS मेंस में पूछा है, और यहाँ पर पूछा है ये किस में, IAS में, यानी कि UPSC में। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश वर्जन इसका, ठीक है। लोथल एंशियंट डैकयार्ड सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके IAS में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और यहाँ पर लिखा था राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ठीक है, यानी कि अशोक का राजगीर से स्तंभ से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे देखिए निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, तो इनको सही क्रम में लगाना है, मतलब ये कौन सा कब आया था। तो चलिए देखिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी पुस्तक है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में आज भी महत्वपूर्ण जानकारी रखती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, ठीक है। तो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, उसके बाद आया था फाहियान यानी कि पहला, और उसके बाद आया था हुएनसांग, ठीक है, यानी कि 4, और फिर आया था इसिंग यानी कि 3442 यानी कि 3142। तो ये ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 3142, ठीक है। और ये भी UPSC का पूछा हुआ है। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के और यहाँ भी देख के यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। ऐसा ना हो पेपर में आप पढ़ो कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ देखो ही ना सही है कि गलत पूछा है, ठीक है। तो देखना है यहाँ तक, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है कि पूछा क्या है। तो यहाँ पर बताना सही कौन सा है। तो देखिए दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध सामंत के विरोधात्मक थे, तो बताइए ये सही है। तो ये गलत है, ठीक है। दक्षिण भारत की बात हो रही है और वो भी इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यानी कि बौद्ध के विरोधी थे, तो ये गलत है। आगे देखिए पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। अभी ऊपर पढ़ के आया ना कि पाल वंश के राजा बौद्ध को संरक्षण देते थे, तो दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। मतलब गुजरात में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसको A1 क्वालिटी का बनाने के लिए धन दिया था, मतलब अपनी जेब से पैसा दिया था। मतलब गुजरात के अंदर जल प्रबंधन की व्यवस्था को सुधारने के लिए तो किस किस ने धन दिया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब सुधार करने की कोशिश की थी, अशोक ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने। तो ये चारों के चारों हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए भारत में आने वाले के सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए भारत में आने वालों का सही क्रम। तो देखिए पहले आई थी नगरीय संस्कृति यानी कि 4, और उसके बाद आए थे लोहे के हल यानी कि 3, फिर आए थे आहत मुद्रा चांदी के सिक्के यानी कि 2, और फिर सोने के सिक्के यानी कि 43-21 देखिए कहीं पर है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है 43-21। आगे चलिए इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद परिस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इलाहाबाद में सबसे पहले तो ये याद रखना, जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख मिला है तो इस किसका है, तो ये है समुद्रगुप्त का, और इसमें जहांगीर का नाम लिखा मिलता है, ये कई बार पूछा है। और यहाँ बताना कि इलाहाबाद में जो स्तंभ अभिलेख मिला है तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसकी पंक्ति 20 में गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश का पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करता है, तो ये सही है। जो इलाहाबाद अभिलेख वगैरह मिला है तो उसमें 20वीं जो लाइन लिखी है यानी कि पैरा नंबर 20 समझ लो, या फिर लाइन नंबर 20, ठीक है। ये लाइन नंबर 20 में लिखा है कि जो
लाइन नंबर 20, गुप्त राजा को कर देने वाले, यानी कि गुप्त राजा जो कर वसूलते थे, ठीक है ना, गुप्त राजाओं को कर देने वाले और उनका आदेश का पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है 20वीं लाइन। समझ गए होगे, मतलब 20वीं लाइन में ये लिखा है कि जो दूसरे आस पड़ोस के राजा वगैरह थे वो गुप्त राजाओं को कर देते थे और उनका आदेश वगैरह मानते थे, ऑर्डर मानते थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखिए। तो देखिए निम्नलिखित अभिलेखों को उनके सही क्रम में लगाना है। तो देखिए क्या कहता है। सबसे पुराना है इसमें इलाहाबाद का स्तंभ लेख, यानी कि तीसरा। फिर आएगा महरौली का स्तंभ लेख, यानी कि ये दिल्ली का है, ठीक है। ये महरौली स्तंभ दिल्ली में है, तो ये आएगा पहला। फिर ऐहोल अभिलेख, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। और फिर लास्ट में अफसद अभिलेख, यानी कि 2, 3142, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे। खासकर इलाहाबाद का अभिलेख और महरौली, इनको तो याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है कि कालिदास का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिला है, तो ये ऐहोल अभिलेख में मिला है कालिदास का उल्लेख। ये ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए कौन कौन से सही हैं। विक्रम की आयु अब 58 साल का हो गया, ये सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में चलाया था। गुप्त संवत तो ये 319 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। और भारत में मुसलमान शासकों का युग, यानी कि मुस्लिम शासकों का आगमन या फिर मुस्लिम शासन का युग स्टार्ट हुआ था 1192। तो ये चारों के चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ये चारों की चारों लाइन से हज़ारों बार क्वेश्चन बना हुआ। खासकर ये याद रखना, ये डेट देखकर कुछ याद आ रहा है। ये है तराइन की दूसरी लड़ाई की युद्ध की डेट, यानी कि कई बार पूछा तराइन की पहली लड़ाई हुई थी कब, तो ये 92 में से एक घटा दो तो ये आ जाएगा 91 में लड़ाई हुई थी। अगर ये पूछ ले दूसरी लड़ाई तो ये 1192 में हुई थी, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। और यहीं से भारत में मुसलमान का शासन का युग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर बताना है सही उत्तर, तो मिलान करते हैं। तो देखिए गांधार शैली, तो गांधार शैली किससे बिलोंग करती थी, तो ये कुषाण काल में गांधार शैली फली फूली थी, यानी कि 3। फिर जूनागढ़ अभिलेख, तो ये रुद्र दामन का है, कई बार बता दिया। आगे चलिए मिलिंद पन्नो, तो ये मिलिंद पन्नो है मिनांडर, ठीक है, मिलिंद पन्नो मिनांडर की पुस्तक वगैरह है ये, तो ये पहला। और तक्षशिला, ठीक है, तो तक्षशिला लेख, तो ये पतिक से बिलोंग करता था, यानी कि 2, 34, 12, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। और ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देखिए निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब तो कर दोगे इसको। तो सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले इनको निम्नलिखित को प्रारंभ होने के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले कौन प्रारंभ में आया था, तो सबसे पहले प्रारंभ में आया था कली संवत, यानी कि कली संवत अभी दे के आए ना, ये है 3102 का, ठीक है। तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद विक्रम संवत, फिर आएगा क्या कहते हैं, फिर आएगा शक संवत, और फिर आएगा गुप्त। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पहले 1 4 3 2। आगे देखिए, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बताना कौन कौन से राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये देखिए पीयूष मित्र सुंग ने भी किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, और प्रवरसेन प्रथम ने भी, पुलकेशन प्रथम ने भी किया था। तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इन चारों राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और कई बार ये पूछ लेता कि इनमें से 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, तो प्रवरसेन प्रथम ने। आगे देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो ये कई बार बता रखा है, ठीक है। अगर ये पूछे प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो ये थे मनु, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे, तो विधि वेत्ता बताइए कौन कौन से थे। तो ये थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, और ये थे जिमूत वाहन, ठीक है। राजशेखर का विधि वेत्ता से कोई लेना देना था। तो ये हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकाल के बंगाल स्कूल से संबंधित था। तो बताइए बंगाल कौन सा चित्रकार इनमें से बंगाल के स्कूल से बिलोंग करता था, तो बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए ये चटर्जी, ठीक है, ये चटर्जी, और ये घोष वगैरह नाम, तो ये नाम देख के आप पहचान सकते हो। ये चटर्जी वगैरह जो नाम है, और ये घोष बाबू वगैरह मूवियों में भी देखा होगा, तो ये ऐसे नाम बंगाल में ही मिलते हैं, तो यहीं से आप पकड़ सकते हो।
तो देखिए रामानंद चटर्जी और ये नंदलाल घोष, तो ये बिलोंग करते थे बंगाल के चित्रकला स्कूल थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, पढ़ते हैं। अभिनवगुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और तंत्रकों की शिक्षाओं की व्यवस्थित रूप को प्रस्तुत करता है। तो ये सही है, एकदम डीप लेवल का ये क्वेश्चन। आगे चलिए, 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित समरचकहा तकनीक रूप में कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं में सराबोर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ के हटा दो। आगे चलिए, ये यूपीएससी सीडीएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, ठीक फ्रेंड, देखिए एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना, तो ये सब कुछ पीछे पड़ चुके हैं, तो ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिर के शैली में है। ठीक है ना, जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो ये मतलब जो खजुराहो के मंदिर शैली से बिलोंग करता है, मतलब उसके जैसा है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए सुपारक। ठीक है, तो सुपारक ये कनेरी से बिलोंग नहीं करता, मतलब ये जो स्थान है तो ये कौन सा किससे बिलोंग करता था। तो ये कपिल वस्तु, तो ये पिपरवाव उत्तर प्रदेश में, धान्य कटक तो ये अमरावती में पड़ता है, लेकिन जो ये कनेरी की गुफा है तो ये सुपारक से बिलोंग नहीं करती। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए नागार्जुन कोंडा, तो ये धान्य कटक से बिलोंग नहीं करते थे। आगे चलिए, बाकी ये याद रखना ताम्रलिप्त, तो ये ताम्रलिप्ति से बिलोंग करता था, ये कई बार पूछा है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर आएंगे चैतन्य। और कई बार ये पूछा है ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, तो ये थे WB यानी कि वेस्ट बंगाल। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये काम्बुज, तो ये कानपुर, बताइए। तो ये काम्बुज कानपुर में नहीं पड़ता था, ये काम्बुज है कन्नौज का पुराना नाम। ठीक है, तो ये यूपी में पड़ता था, ना कि कन्नौज पड़ता था कानपुर में। ठीक है, तो यही गलत है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बताइए। तो ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था माधवाचार्य ने। आगे चलिए, सिद्ध मातृका से क्या अभिप्राय है। तो सिद्ध मातृका से बताइए क्या अभिप्राय है। तो बताइए सिद्ध मातृका क्या थी। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला थी, यानी कि भारत की वर्णमाला। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये UPPCS का पूछा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन नंबर डी, जीवक ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये सिंधराज, ये चौहान वंश से बिलोंग नहीं करते थे। आगे चलिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान था एक, नालंदा। ठीक है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान था जहाँ पर शिक्षा वगैरह दी जाती थी। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय राजप्रसादों में से किस मंडप की तुलना में मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहाँ पर राजा गंभीर मंत्रणा करता था। तो बताइए कौन सा है वो। तो बताइए किस राजा के मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहाँ पर राजा गंभीर मंत्रणा वगैरह देता था या फिर सभा वगैरह करता था। तो वो था सभा मंडप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। मतलब कौन सा सांप था जो रस्सी बनकर काम कर रहा था वहाँ पर। तो वो था बासुकी। मतलब जो समुद्र मंथन हो रहा था तो वो जो सांप रस्सी के रूप में था तो उसको कहते थे बासुकी, यानी कि बासुकी थे वो। आगे चलिए, उद्दालक अरुणी किस प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो उद्दालक अरुणी ये कुरु पांचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो ये मिलता है महाभारत में। आगे चलिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्दिका नगरी।
नेक्स्ट देखिए, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था? तो ये बताइए किसको था? तो ये था पुत्रियों को। पुत्रियों को मतलब स्त्री धन का प्रथम अधिकार था, तो ये था पुत्रियाँ। ऑप्शन नंबर सी। शून्यवाद का सिद्धांत तो ये कई बार बता दिया आर्यभट्ट का। आगे चलिए, इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्मशास्त्र ने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे देवल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, समझ गए होगे ना इस क्वेश्चन को। मतलब कोई हिंदू था, ठीक है ना, कोई हिंदू था, फिर वो मुस्लिम बन गया, फिर वो मुस्लिम से दोबारा हिंदू बनना चाहता है, तो ऐसा कौन धर्मशास्त्र ने किस नियम से धर्मशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो ये देवल स्मृति में प्रस्तुत किया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था? तो ये ऐसा किया था कुमारिल ने। आगे देखिए, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसका था? तो ये भास्कर बर्मन या बोल भास्कराचार्य का था, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये थे आर्यभट्ट। आगे देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन सा था? तो ये था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट देखिए, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो ये मक्का की वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी। आगे चलिए, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा मान्य का उपज का छठा भाग, ये कल बता दिया था। आगे चलिए, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। मतलब जो यहाँ है वो और कहीं भी है, जो यहाँ नहीं तो वो और कहीं भी नहीं, ऐसा कुछ कहा है महाभारत में। आगे चलिए, देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक में बेगार का निर्दिष्ट है? तो बेगार का निर्दिष्ट है ये वृष्टि में, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, कई बार ये पूछा जाता है ये वृष्टि क्या होती थी? तो मतलब कोई मजदूर है, ठीक है, मान लो एक मजदूर है, तो वो राजा के लिए काम करता था महीने में 3-4 दिन, ठीक है, और राजा उसे बिल्कुल कोई भी सैलरी कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करता था, तो उसको कहते थे बेगार, यानी कि फ्री में मजदूरी झाड़ी करना, ठीक है। तो बेगार निर्दिष्ट करता है वृष्टि को, याद रख लेना, कई बार पूछा है, ठीक है, कि बेगार क्या होता है। ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि बेगार क्या होता है। तो मतलब मैं राजा के लिए महीने में 2-4 दिन काम करना, वो भी जीरो बैलेंस लेकर या फिर जीरो पेमेंट देकर, तो उसको कहते थे बेगार, यानी कि फ्री में झाड़ी मजदूरी करना। और कई बार ये पूछ लेता है कि वृष्टि क्या है? तो वृष्टि को बेगार कहते हैं, यानी कि फ्री में। समझ गए होगे। आगे चलिए, अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं कानीन, और ये कई बार हिंदी में भी पूछ लेता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं? तो विष्णु से ये मानते हैं टोडमान। आगे चलिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के का तोल कितनी होती है? तो ये होती है 80 रति। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, जो वरुण थे तो ये बाकिक से बिलोंग नहीं करते थे, और बाकी ये है मुर्गन वगैरह, ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, ये सही है। तो ये वरुण है, बाकिक से बिलोंग नहीं करते थे। और ये कृष्ण थे, तो ये कृष्ण वगैरह ये चरवाए थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से मानसून की खोज किसने की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिपालस ने मानसून की खोज की। आगे चलिए, प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? तो कर वगैरह क्या थे? तो देखिए, राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह को अधिकार दिया गया था। समझ गए होगे, प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? तो राजकीय घोषणा पत्र जिसमें कर संग्रहण का अधिकार दिया गया था, तो इसको कहते थे कर शासन व्यवस्था। आगे चलिए, प्राचीन भारतीय राजन सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का किससे संबंध था? तो बताइए ये अनिर्वसित शब्द किसके लिए यूज होता था? तो ये होता था केवल शूद्रकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी ये आईएएस का है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी? तो ये थी, बताइए किस काल में स्त्रियों और पुरुष इक्वल हो गए थे? ये मैंने क्वेश्चन कराया है, तो बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर आंसर है डी, ठीक है, इनमें से किसी काल में नहीं। तो ये इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूँ। आगे चलिए, फुनान किस देश का प्राचीन नाम है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंबोडिया। आगे चलिए, और ये श्याम थाईलैंड का पुराना नाम है। आगे चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसका बुद्ध धर्म में प्रवेश नहीं हुआ था? तो बताइए किसका प्रवेश नहीं हुआ था? तो ये था यज्ञ। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन
प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते थे बिदक भागम। आगे चलिए, भारत में संवतों का सही क्रम में लगाना है, तो देखिए पहले विक्रम संवत, फिर आएगा शक, फिर गुप्त, फिर हर्ष। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए था? तो ये था गया में। ठीक है, आगे देखिए, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया था। आगे चलिए, चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो हिंदू पुराणों में। आगे चलिए, असम का प्राचीन नाम, तो असम का प्राचीन नाम कामरूप या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर। तो ये देखिए कामरूप ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर भी ठीक है। अगर गट्टा क्या था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण था, तो उसको कहते थे अर्गट। ठीक है, अर्गट। और ये कई जगह अगरगट्टा भी लिखा मिलेगा। अग्रहार की व्याख्या कीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदित भूमि और उसकी आमदनी। तो अग्रहार वगैरह यही होता था, जो ब्राह्मणों को भूमि वगैरह दे दी जाती थी दान में। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है। अग्रहार की व्याख्या कीजिए, ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त भूमि और उसकी आमदनी वगैरह होती थी, तो उसको कहते थे अग्रहार। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक था? तो ये था भाग। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तो ये था टगर। नेक्स्ट देखिए, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम सबसे प्रयोग किसने किया था? हिंदू का। तो हिंदू कहकर बुलाया था अरबों ने सबसे पहले। आगे चलिए, पुरी की रथ यात्रा, तो ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है। आगे चलिए, प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था, तो बताइए कारोबार के व्यवसाय में कौन सा कार्य था? तो ये था चरम कर्म के रूप में। आगे देखिए, म्यूत। ठीक है, मृत मयूर कौन थे? तो मृत मयूर थे शैव अनुयायी, शैव धर्म को बिलोंग करते थे, ऐसे याद रखना। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बणिक, यानी कि बणिक माने होता है बणिक ग्राम हेतु प्रयोग होता था? तो बताइए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त होता था? तो उसको कहते थे नगरम। नेक्स्ट देखिए, नागपट्टनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो ये कराया था श्री विजय ने। नेक्स्ट देखिए, मानसोलह के प्रतिपाद का निर्धारण कीजिए, तो ये किया था शिल्पों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये हो गया ना, मानसोलह का प्रतिपाद का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये शिल्प कला के द्वारा होता है। कई ठीक है, ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, रामानुज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था? तो इन्होंने किया था भक्ति मार्ग को। आगे चलिए, वेदांत और शुद्धता द्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? तो ये थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडाल। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हरियाणा पब्लिक सर्वे कमीशन यानी कि हरियाणा PCS का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे 2022 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये की थी जयसिंह सिद्धराज ने। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। आगे देखिए, कश्मीर में निम्नलिखित शासकों को सही क्रम में लगाना है, तो कश्मीर के सबसे पहले शासक थे अंतवर्मन, फिर आई थी रानी दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में पंडित में कौन 4 राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत से हुई? तो ये क्वेश्चन कल की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ भी मैंने कराया था। तो आबू पर्वत से उत्पत्ति किसकी हुई है? तो प्रतिहार, चैमान, चालुक्य, परमार। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये चैमान है और इनको आज के टाइम पे कहते हैं चौहान, और ये चालुक्य हैं तो चालुक्यों को आज के टाइम पे कहते हैं सोलंकी, और ये परमार हैं तो इनको आज के टाइम पर कहते हैं पवार। ठीक है, और ये प्रतिहार वगैरह का दिमाग से निकल गया, इनको आज के टाइम पर क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये चारों याद रखना, जिनकी उत्पत्ति हुई है कहाँ पर? माउंट आबू के अग्निकुंड से बताई जाती है। ठीक है,
ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी था। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए ये भट्टारक क्या था, तो ये एक उपाधि थी यानी कि 4। और ये कोल्लम क्या था, तो ये कोल्लम था तो ये था संवत यानी कि दूसरा। और गदानक क्या था, तो गदानक था सिक्का। और ये बेटुलुतु, ठीक है, बेटुलुतु तो ये क्या था, तो बेटुलुतु एक लिपि थी यानी कि 3 42 13 ऑप्शन नंबर डी। ये डीप लेवल का है। आगे चलिए। कल्हण ने मंदिर को जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की थी, तो बताइए। कल्हण ने हर्ष की आलोचना की थी। आगे चलिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो ये गुजरात का चालुक्य, तो ये अहिल्याबाड़ से बिलोंग करता था। चेदी के कलचुरी, तो ये कलचुरी पढ़ता था कहाँ पर बताइए, तो ये कलचुरी पढ़ता था त्रिपुरी में। यानी कि चेदी के जो कलचुरी थे तो वो त्रिपुरी से बिलोंग करते थे। पहले आएगा दूसरा फिर आएगा पहला। मालवा के परमार या फिर पवार, तो ये बिलोंग करते थे धारा क्षेत्र से यानी कि चौथा। और साक कंबरी के चौहान, तो चौहान बसे हुए थे अजमेर में, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये हो जाए 2143 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का निम्नलिखित में से किस नाम, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है, तो ये नाम मिलता है धम्र। यानी कि प्रतिहार के जो सिक्के वगैरह प्रतिहार राजाओं ने सिक्के चलाए थे तो उनको अभिलेखों में धम्र कहा गया है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोम विहार महाविहार की स्थापना की थी, तो सोम विहार महाविहार की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मपाल ने। आगे चलिए। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर के गुरु थे, तो ये थे महेंद्रपाल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए। शिलाहार राजा अपराग ने अपनी स्मृति पर एक टीका लिखी थी, तो वो कौन सी थी, तो ये थी याज्ञवल्क्य। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे, तो ऐसा कहते थे कल्याण के उत्तर चालुक्य के राजा वगैरह कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने अयोध्या पर राज किया। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है, तो बताइए। तो ये है राजशेखर की अवंती सुंदरी, ये अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलिए। भारत की 4 दिशाओं पर 4 महान मठों और बिहारों, तो सिंपल वे में समझिए। जो भारत में जो 4 मठ हैं या फिर 4 महान बिहार वगैरह की स्थापना की थी, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है देखिए। एक है श्रृंगेरी, फिर है पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। तो इनकी स्थापना आई थिंक, ठीक है। तो याद रखना भारत में जो 4 मठ हैं या फिर बिहार हैं, तो ये है श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ। और आई थिंक इनकी स्थापना वगैरह शायद शंकराचार्य वगैरह ने की थी, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रख लेना। आगे चलिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था, तो ये था विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट देखिए। राज प्रथम के शासनकाल में नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला महाराज मारवियोगो तुंगबर्मन कहाँ का शासक था, तो मारवियोगो तुंगबर्मन शासन, तो ये था श्री विजय का, अजीब ही नाम है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने शंकर की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी बल्लाल सेन ने। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया है, तो ये किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी क्षमेंद्र ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाम। तमिल में महाभारत का सर्वप्रथम अनुवादक किसने किया था, तो ये किया था पेरुनन नार ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। कल्हण की राजतरंगिणी में अंतिम राजा कौन सा था, तो ये था जयसिंह। और ये कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। आगे चलिए। कलचुरी नरेश गांगेय के सिक्कों का विशिष्ट चिन्ह कौन सा था, तो गांगेय के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति थी, छपी हुई थी, ऐसे याद रख लो। इतिहासकार कल्हण था, तो ये कल्हण ब्राह्मण था एक। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। तो देखिए शंकराचार्य वेदांती थे, तो ये सही है। जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपा था, ये भी सही है। नयनार सैव संत थे, तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं।
तो चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस धर्मशास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए थे? तो ये किए थे मेधातिथि ने। ये कई बार बता दिया है, कल की वीडियो में भी था ये क्वेश्चन। आगे देखिए, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ये की थी रवि कीर्ति ने। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये अनंत बर्मन। ये कई बार बता दिया है। आगे चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये लॉलीपॉप है, धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना। आगे चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो हरिभद्र थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये धर्मपाल के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। परमार निवासी थे, तो ये मालवा पर राज कर रहे थे। चोल शासक अनुयायी थे, तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ये ऊपर बता दिया है। ठीक है, मिलान करने के लिए आया था ये क्वेश्चन। दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है, तो ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है तो ये माउंट आबू में है, और ये जैनों का मंदिर है। आगे चलिए, पृथ्वीराज राजों की रचना की है, तो ये चंद्रवरदाई, कई बार बता दिया है। आगे चलिए, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था पाल राजाओं के शासनकाल में, या फिर बौद्ध धर्म पहुंचा था पाल राजाओं के काल में तिब्बत में, ऐसे याद रख लो। 800 से 12 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी समांतवाद। नेक्स्ट देखिए, 9वीं और 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो ये थे प्रतिहार गुर्जर। ठीक है, आगे चलिए, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज थे, यह विचार किस विद्वान का है? तो ऐसा कहते हैं BC वैद्य। आगे चलिए, पद्मपुत्र। ठीक है, पद्मपुत्र निम्नलिखित में से किन राजाओं की संस्तुति और संग्रह है? तो यह है चेरों का। राजतरंगिणी के लेखक, तो कई बार बता दिया, यह है कल्हड़। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ? तो ये बता दिया है प्रवरसेन प्रथम ने किए थे, ये शुरू में बता दिया था। आगे चलिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं हुआ है? तो बताइए, निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हुआ है कदम्ब का, नहीं प्राप्त हुआ। आगे चलिए, शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? मतलब किसने 5 गांव दान दिए थे? ये देवपाल राजा ने। मतलब जो शैलेंद्र राजा था, तो इसने एक बौद्ध मठ बनवाया था, और उस बौद्ध मठ की देखभाल करने के लिए जो ये देवपाल था, तो इसने 5 गांव दान दिए थे कि इस बौद्ध मठ की देखभाल करनी है। ठीक है, ऐसे याद रखो। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। आदि वराहतम सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे प्रतिहार भोज ने। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना कि प्रतिहारों के सिक्कों को क्या कहते थे? उनको कहते थे दम। ठीक है, ये ऐसे याद रख लो। दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो कई बार बता दिया, ये जैन धर्म को समर्पित है, और जैन धर्म के भी जो गुरु थे तो आदिनाथ को समर्पित है। आगे चलिए, महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के बाद सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार या सोमनाथ मंदिर का मरम्मत वगैरह किसने कराई थी? तो ये कराई थी अहिंद पाटन के राजा कुमारपाल ने। ठीक है, मतलब महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ दिया था, फिर उसकी मरम्मत कराई थी, तो ये कुमारपाल ने कराई थी। आगे चलिए देखिए, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था? तो ये था अपराक। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखों में निम्नलिखित या फिर अभिलेखों में उल्लेखित मेडांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता था? तो ये करते थे मेडता। ये डीप लेवल का एकदम। ठीक है, और ये RAS में पूछा है। आगे चलिए, भोज परमार ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी सम्रांगण सूत्रधार की, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, पूर्व मध्यकालीन भारत में देसी हट किस प्रकार का बाजार था? तो ये कल के पार्ट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देसी हट था एक कपड़ा बाजार। आगे देखिए, चिंतामणि के लेखक थे, तो ये थे मेरुतुंग। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत की एक विशेषता मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे। तो यह कारण था, किसका था? तो ये था एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र का अभाव, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है ना। आगे देखिए, ये हो गया ना दक्षिण भारत के इतिहास में उससे एक संगत की विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्य विकसित हुए थे। तो इसका क्या कारण था? तो यहाँ का जो मैदान है जो ये काफ़ी उपजाऊ वगैरह है, ऐसे याद रखो। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली क्या है? तो ये भारतीय भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियाँ हैं। ठीक है ना। मंदिर निर्माण करने की ये शैलियाँ हैं, ऐसे याद रख लेना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है नैनन और टिक्कन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम ये सब कुछ थ्योरी में पढ़ा रखा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो बताइए। पश्चिमी तट पर था तो ये था एक टोंडी और मुसरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए, उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर। आगे चलिए, वैदिक ग्रंथों में भास्कर सारण से आश्रित प्राप्त हुआ था तो किसको हुआ था? तो ये हुआ था विजयनगर के राजाओं को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर में तालाब खुदवाया था या फिर तड़ाग खुदवाया था? तो ये खुदवाया था बागमती द्वितीय ने। कई बार बता दिया, ये क्वेश्चन कल भी था। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ जो वीडियो मैंने सीरीज में सीक्वेंस में कराई है ना, उसको सीक्वेंस में ही देखना। ऐसा ना हो कि आप मान लो ये 25वां पार्ट है तो सीधे आप 24 देखो फिर 25 देखो, इससे पहले देखो ही ना। तो सीक्वेंस में देख लो, सीक्वेंस में एक एक चैप्टर, एक एक राज, एक एक सब कुछ कराया है। ठीक है। मान लो ये बाबर है तो पहले बाबर को पढ़ाया था, उसके बाद फिर हुमायूं आया था, हुमायूं को पढ़ाया था, फिर आया था अशोक वगैरह, और ऐसे ही पहले पढ़ाया था। ठीक है। सब कुछ एकदम डिटेल में। तो चलिए, बौद्ध धर्म की आलोचना और वैदिक परंपरा का समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? तो ये थे कुमारिल। नेक्स्ट देखिए, चोल राज में नाट विनियोगम शब्द किसके लिए यूज होता था? तो ये होता था नाड़ू के खर्च के लिए एक कर था। ठीक है। नाड़ुओं के खर्च के लिए एक कर था और जिसको कहते थे नाट्य विनियोगम। ठीक है। आगे चलिए, चोलों के अंतर्गत टोटली कर अदा करते थे तो टोटली कर लगता था सुनारों के ऊपर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये चोल काल में लगता था कौन सा कर? टोटली। ठीक है। और ये टोटली कर कौन देते थे? तो ये देते थे जो सुनार वगैरह होते हैं। आगे चलिए, श्रवणबेल गोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने लगवाई थी? तो ये चामुंड राय ने बनवाई थी या फिर स्थापित की थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बार्क का है कहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है निम्बार्क। नेक्स्ट देखिए, चौहानों ने दिल्ली को किससे छीना था? तो ये तोमरों से छीना था। आगे चलिए, चरण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से उनकी उत्पत्ति माउंट आबू के विशिष्ट पर्वत से हुई थी। तो ये बता दिया है मैंने। तो ये हुई थी चौहानों की, चालुक्यों की, परमार की, यानी कि 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। और प्रतिहारों की भी हुई थी 1 2 3 4, ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं। आगे चलिए, डंडी महादेवी किस राजवंश की स्त्री थी? तो बताइए। ये थी भौमकर से। ठीक है। भौमकर राजवंश की स्त्री थी या फिर वहाँ के राजा की ये वाइफ थी, ऐसे याद रख लो। आगे चलिए, पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन सबसे मूल्य में छोटा था? तो ये था विशोपक। आगे चलिए, राज प्रथम के समय बलनाडु कैसा क्षेत्र था? तो बलनाडु था नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा। तो ये बता रखा है ना। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र था तो उसको कहते थे मंडलम। फिर उसके बाद आएगा ये बलनाडु। ठीक है। फिर ये आएगा नाडु। तो ये नाडु कैसा क्षेत्र था? ये नाडु से बड़ा था किंतु मंडलम से छोटा था। आगे चलिए, राजा बल्लाल सेन अपनी निम्न निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात हैं। तो राजा बल्लाल सेन ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है दान सागर। आगे चलिए, चोल काल के बरी चोल काल में बरी किसके लिए एक शब्द था? तो बरी होता था, बरी एक प्रकार का कर था, ऐसे याद रखो। चोल काल के सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? इनको कहते थे काशू चोल। ठीक है। चोलकालीन सोने के सिक्कों को कहते थे क्या? काशू। और प्रतिहार काल में कहते थे दम्र। ठीक है। दम्र, ये ऊपर करके आए हैं। ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम सर्व सत्ता संपन्न चोल शासक था? तो ये था आदित्य। चोल काल में बेटी से क्या अभिप्राय था? तो बेटी कहते थे सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। ठीक है। बेटी और ये कई जगह ये बेटी भी लिखा मिलेगा, जो अभी मैंने बताया था ना, ये कई जगह इस तरह भी लिखा मिलेगा।
तो ये बिट्टी है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बोल बोल के गला बिल्कुल सूख गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कई जगह ये इस तरह भी लिखा मिलेगा और कई जगह ये इस तरह भी लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है। जो भी मैंने बताया था ना, ये बिष्टी या फिर बेगार कहे तो बिष्टी एक प्रकार की बेगार थी, ऐसे याद रख लेना। ये कई बार पूछा है, यहाँ देखिए यूपीपीसीएस प्री में पूछा है, लेकिन ये आईएएस वगैरह में भी पूछ लेते हैं। कई जगह ये आपको ये पूछ लेगा कि ये बेगार क्या होता है, बेगार को क्या कहते हैं, तो बेगार को कहते थे बिट्टी। बट यहाँ पर पूछा है बिट्टी से क्या अभिप्राय है, तो ये सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, यानी कि मजदूर वगैरह से फ्री में काम करवाते थे, उसको कहते थे बेगार, मतलब कुछ भी नहीं देना। आगे चलिए, चोल काल में प्रत्येक नाडु की सभा होती थी, जिसे कहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी नट्टार। ठीक है ना, प्रत्येक नाडु की सभा होती थी, मतलब नाडु वगैरह गांव के अंदर जो ब्लॉक समिति वगैरह होती है ना, तो गांव वगैरह की जो सभा होती है तो उसे पंचायती सभा कह देते हैं। तो ये चोल काल में जो भी सभा वगैरह होती थी तो उसको कहते थे ना नट्टार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है, तो मालदीव को सबसे पहले जीता था राज प्रथम ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़। तो ये 1 2 3 4 ऑलरेडी चारों जगह भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, चित्रकला के लिए मुद्रालेख श्रीलोलम देवी किस वंश की रानी थी, तो ये थी चैमान वंश की, या फिर चौहान वंश बोल लो। निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार करने के लिए, तो ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, गुज्जर और ये पाल राजा हमेशा लड़ते रहते थे, तो ये इनको त्रिकोणीय गुट या फिर त्रिकोणीय संघर्ष का भाग था। बट यहाँ पर पूछा कौन शामिल नहीं था, तो चोल राजा वगैरह इसमें शामिल नहीं थे। आगे चलिए, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता था ये राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट देखिए, प्रथम देखिए ठीक है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये देखिए, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। तो जो चोल काल में जो उत्तरदायी समितियों के जो सदस्य वगैरह थे, तो वो मतदान द्वारा नहीं चुने जाते थे, यही गलत है। डिफेंस, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था चोल काल का, तो सब कुछ उसमें डिटेल में पढ़ाया था। लगभग इसके 140 प्लस क्वेश्चन थे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चैप्टर वाइज जो सीक्वेंस में वीडियो आ रही है ना पार्ट वाइज, तो आप पार्ट वाइज देखना। ये चोल काल वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। आगे चलिए, निम्नलिखित अर्थशास्त्र लेखकों में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो ये था लक्ष्मीधर। आगे चलिए, कश्मीर में परिहासपुर नगर किसने बसाया था, तो ये बसाया था ललिता द्वितीय ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है, तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कई बार हो चुका है, ये चिंतामणि के लेखक थे, तो ये मेरुतुंग। आगे चलिए, पूर्व मध्यकाल में दंड पासिक क्या था, तो दंड पासिक एक न्यायिक अधिकारी वगैरह था, जैसे कि आज के टाइम होता है जज। आगे चलिए, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख पतियारों की उत्पत्ति प्रारंभ कराता है, तो ये देखिए किसकी, तो ये लक्ष्मण सेन से। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख पतियारों की उत्पत्ति प्रारंभ कराता है, तो ये लक्ष्मण सेन से है। आगे चलिए, कल्हण की राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी, तो ये 12वीं शताब्दी में हुई थी, संगमरमर। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कई बार मैंने बता रखा है। कई बार यहाँ से 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। और ये पूछ लेता है कैसे बना है, तो ये पूरा संगमरमर से बना है, ये कल भी बताया था मैंने डिटेल में। फ्रेंड्स, तो ये दिलवाड़ा मंदिर है, तो ये राजस्थान माउंट आबू में बना है। और कई बार ये पूछ लेगा ये मंदिर किसका है, तो ये जैन संप्रदाय का है। और कई बार ये पूछ ले दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये कैसे बना है, तो ये पूरा संगमरमर से बना है। ठीक है, समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आगे देखिए, बैकलचूरी राजा जिसने स्तंभलेख बंगाल के वीरभूमि जिले में मिला है, तो बताइए किसका अभिलेख वीरभूमि जिले बंगाल में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी कर्ण का। आगे चलिए, दाए बाग का लेखक कौन था, तो बताइए, तो ये हो जाएगा जिमूत बहान। आगे चलिए, योगनीपुर किसका नाम है, तो योगनीपुर किसी टाइम पर दिल्ली को योगनीपुर कहा जाता था, ऐसे याद रखो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो योगनीपुर। आगे चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी। सिंपल वे में समझिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि
चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये विजयालय। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो ये तंजौर थी। ऐसे डिपेंड्स। आगे चलिए, लंबी सूचक प्रस्तुत करता है तो ये करता है अलबरूनी। लंबी सूचक प्रस्तुत कौन करता है? तो अलबरूनी ये सबसे लंबी सूचक प्रस्तुत करता है। इसने बहुत सारा अध्ययन वगैरह किया था, बहुत लंबे समय तक डटा रहा था ये। आगे चलिए, राजराज प्रथम के समय नगीपट्टनम में चूड़ामणि बिहार बनवाने वाला महाराज मारविजय तुंगबर्मन, तो ये श्रीविजय का शासक था। ऐसे याद रखो। आगे चलिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः बेंगी का चालुक्य राजकुमार था? तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम। आगे चलिए, विक्रमशिला किसने बनवाया था? तो विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप CD का आज भी पालतू क्वेश्चन है। आगे चलिए, कडारकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। विक्रमादेव चरित्र का लेखक कौन है? तो विक्रमादेव चरित्र लिखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बिल्हण ने। आगे चलिए, तो ये कई बार बता दिया है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है तो इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन ऐसे घुमाकर भी पूछा। आगे चलिए, कश्मीर में निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में प्रयासपुर नगर बसाया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बसाया था ललिता द्वैत ने। कल्याण की राज तरंगिणी में अंतिम राजा कौन सा था? तो ये था जयसिंह। कई बार पूछ करा दिया। ठीक है, ये हिस्ट्री तो आपकी ऐसी करा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री तो आपकी ऐसी करा दूंगा एकदम पॉइंट, टिप ऑफ द टंग। अगर किसी ने अभी UPPSC की तैयारी नहीं की ना, तो प्री आप मेरी वीडियो देख के निकाल सकते हो। एकदम डीप लेवल के ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन। और इसके बाद जो मैंने तीनों बुकों का निचोड़ प्रोवाइड कराया है एंसेंट हिस्ट्री का, रामशरण शर्मा की बुक से, सतीश चंद्रा की बुक से कराया है मेडिवल हिस्ट्री, और विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बुक से जो सब कुछ करा रखे ना, तो आप वहाँ जाके उनको वीडियो को देख डालो अभी से ही। ठीक है, देख डालो हाथ मार के, 1 सप्ताह में सारी वीडियो देख लोगे। या अगर नहीं देखनी है ना, तो मैराथन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी तैयारी कर सकते हो। आगे चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता? तो ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ब्राह्मणों ने अपने विशेष अधिकारों को कायम रखा और उनमें उपजातियाँ उत्पन्न हुई थी। तो उपजातियाँ वगैरह उत्पन्न नहीं हुई थी। आगे चलिए, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का नाम क्या था? तो ये था अपारक। ये कई बार बता दिया। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर, तो ये राजशेखर थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। आगे चलिए, आगे देखिए डिफरेंट। जयपाल, तो जयपाल किस वंश का था? तो ये हिंदूशाही वंश का था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो बताइए, मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। तो ये प्रथियार और पालों ने राष्ट्रकूटों की बाट लगाई थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? तो ये करती थी नगरम। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये कई बार बता दिया है। आगे देखिए, बेसरा अभिलेख में बेसरा अभिलेख का जो हेलियोडोटस, तो ये हेलियोडोटस कहाँ का निवासी था? तो ये था तक्षशिला का। ठीक है, बेसरा अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का। आगे चलिए, चोल राजवंश निम्नलिखित राजवंशों या फिर शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोलों के पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अभियान चलाया था, और राजेंद्र प्रथम ने। आगे चलिए, चोलों की राजधानी थी, ये कई बार बता दिया, तंजौर में थी। नेक्स्ट देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो ये चामुंड राय ने। कई बार बता दिया है। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन नहीं था? तो ये त्रिज्ञान। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये था नागार्जुन। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे याद रखना। और कई बार यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये थे औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, या फिर औरंगजेब के दरबार में थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? तो ऐसा कहा है संध्याकर नंदी ने। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो देखिए रामानुज। ठीक है, तो रामानुज किससे बिलोंग करते हैं? तो इनका है विशिष्टाद्वैतवाद, और ये UPP से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है मिलान करने के लिए, एग्जैक्ट ऐसे ही। ठीक है, और वहाँ पर ये था रामानुज किससे बिलोंग करते थे? तो इनका था विशिष्टाद्वैतवाद, यानी कि 4। आगे देखिए, तो माधवाचार्य किससे बिलोंग करते थे? तो माधवाचार्य का था द्वैतवाद, यानी कि 3। ठीक है, निम्बार्क का 4।
तो निम्बार्काचार का था द्वैता द्वैतवाद यानी कि दूसरा, और बल्लवाचार का था तो बल्लवाचार का था शुद्धता द्वैतवाद। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 3 2 1 बल्लवाचार शुद्धता द्वैतवाद। निम्बार्काचार, तो निम्बार्काचार बिलोंग करते थे किससे, तो ये हो जाएगा द्वैता द्वैतवाद से। माधवाचार, तो ये था द्वैतवाद, और ये रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है तो उसको कहते हैं आजीवक। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अब्दुल रहमान हमीर रासो नहीं लिखी है। ठीक है, चंद्र बरदाई, तो ये पृथ्वीराज रासो, और इसको याद रखना नरपति नालाने बीसल देव रासो लिखी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कल की पुस्तक वगैरह की वीडियो कल वाली थी, तो प्राचीन भारत में जितने भी लेखक वगैरह थे उनकी पुस्तकें वगैरह ये सब कुछ करा दिया है कल की वीडियो में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, किस पर, तो यहाँ से देखिए प्राचीन भारतीय कला के बारे में यहाँ पर बताना है, ये कथन गलत बताएं। ठीक है, तो प्राचीन भारत पर विदेशी कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, प्राचीन काल का जो भारत का इतिहास है इसमें विदेशियों का भरपूर योगदान रहा है। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, भारतीय कला में विदेशियों का पूरा पूरा हाथ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर लिखा है नहीं प्रभाव नहीं है, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, आगे चलिए। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसका है, तो यह भी बताया ना, ये है शंकराचार्य का। विक्रम अब 58 साल का हो गया है। ठीक है, तो विक्रम देखिए 58 साल तो है नहीं, 57 से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्फोजोर जार होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अम्फोरा जार क्या होता है, तो ये होता है लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार जार। देखा होगा आपने फिल्मों में। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। मान लो ये फिल्मों में देखा होगा ना आपने, इस टाइप का जग होता है इधर। ठीक है, से 1 मिनट रुको, अब बनाता हूँ बढ़िया था। ठीक है, ये इस तरीके का जग होता है, इधर से भी ये पकड़ने का हत्था सा लगा होता है, इधर से भी हत्था लगा होता है, और इधर से इसके अंदर ऐसी सुराही सी होती है। ठीक है, सिंपल वे में समझो। आज के टाइम में जो आपने केतली देखी है ना, चाय की केतली वगैरह जो चाय की दुकानों पे होती है, उसमें दोनों तरफ से इधर से भी पकड़ने का होता है, इधर से भी, और जो बीच में ये छोटी सी नली होती है। ठीक है ना, तो ये उसी की बात हो रही है। मतलब एक तरह का ये जार था जिसमें दोनों तरफ हत्था लगा होता था ऐसा पकड़ने का, इधर से भी पकड़ने का और इधर से भी पकड़ने का, और इधर से वो नली सी होती थी जिससे राजा महाराजा शराब वगैरह पीते थे, तो इसमें वो भरी होती थी शराब, तो ये रानियाँ उनको ऐसे रानियाँ पिलाती थी शराब। ठीक है, तो ये एक जार था जिसमें राजा महाराजाओं के लिए शराब भरी होती थी। ठीक है, समझ गए होंगे, फिल्मों में देखा होगा आपने, वो दोनों तरफ से हत्था सा होता है पकड़ने के लिए, और इधर से शराब गिरती थी टोटी के जरिए। ठीक है, टंकी गिलास वगैरह में। तो इसको देख लीजिए, ये कई देखिए यूपीपीसीएस कानंगू में पूछा है कि एम्फोरा जार क्या होता था, तो ये दोनों तरफ से एक हत्तेदार जार होता था जिसमें शराब भरी होती थी। ठीक है, राजाओं महाराजाओं के लिए, फिल्मों में देखा हुआ आपने। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए। भभूति। ठीक है, तो भभूति ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है उत्तरा रामचरित्रम। ठीक है, शूद्रक की कई बार बता दिया है, तो इन्होंने लिखा है मृक्षकटिकम। कल की वीडियो देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2 फिर 4। और डंडी ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है 10 को रामचरित्रम पहला, और भारवी ने क्या लिखा है, तो भारवी ने लिखा है कीर्ता जुमरियम। ठीक है, यानी कि 3। तो ये सब कल करा दिया है कि किसकी लेखक क्या है, किसकी लेखक की कौन सी रचना है। तो खसरा नामक दस्तावेज, तो ये राजस्व संबंधी और एक राजस्व संबंधी का एक दस्तावेज होता है। ठीक है, ये खसरा वगैरह, ये जो पटवारी वगैरह होते हैं या फिर जो लेखपाल वगैरह होते हैं, तो उनसे संबंधित है ये। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं है, तो बताइए कौन से राजवंश में, तो ये था इक्ष्वाकुओं में। आगे चलिए। अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है चिकित्सा से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कुषाण काल में ताम्र और स्वर्ण सिक्के थे, गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्के चले थे, लेकिन सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के के साथ साथ और भी कुछ चलाया था, तो यही गलत है। ठीक है, ये तो है नहीं कि सातवाहन काल में सिर्फ सोने के सिक्के चलते थे, तो यहाँ पर चांदी वगैरह के भी थे, तांबे के भी थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही लगाना है। तो देखिए, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा अजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका।
ये यूपी आर ओ में पूछा है, डीप लेवल का है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये 2016 का है, विश्व धरोहर का। और वैसे याद रख सकते हो तो रख लो। 2016 में विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया था, तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व को। ठीक है, बाकी ये 2016 की करंट अफेयर वगैरह होगी उस टाइम की, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछ रखी है। ठीक है, आगे चलिए। चीनी यात्री वेन सुंगयुंग। ठीक है, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये आया था 515 से 520 ईस्वी के बीच में आया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया, तो अलबरूनी ने बताइए किन धार्मिक रीतियों का प्रचलन का वर्णन दिया है, तो अलबरूनी ने दैनिक यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा का सबका वर्णन दिया है। ये मैंने बताया था ना, ये अलबरूनी हमारे देश में बहुत लंबे समय तक रुका था, जिसने बहुत कुछ सीखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारी एंसेंट हिस्ट्री खत्म होती है, क्योंकि अब ये आगे चैप्टर नंबर 17वां यहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू होता है, जो कि ऑलरेडी पहले करा दिया है। और इस मध्यकालीन भारत के लगभग 1300 क्वेश्चनों की वीडियो भी आपको दे दी गई है बना के। फ्रेंड्स, तो आज हमारा प्राचीन भारत भी कंप्लीट हो गया है। तो इसकी 1-2 दिन में लगभग 2100 क्वेश्चन है, तो सारे पार्टों को जोड़कर काफ़ी टाइम लगेगा, उनको जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, लगभग 14-15 घंटे की बनेगी। तो अगर ये पार्ट वाइज ना देखना चाहते हो तो मास्टर वीडियो देख के आप काम चला सकते हो, A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हो। तो आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया। रह गया कौन, तो 2800 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं A1 क्वालिटी के, डीप लेवल के। तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की PDF है। ठीक है, 2800 क्वेश्चनों की जो मैं बता रहा हूँ, तो एकदम डीप लेवल के हैं, जैसे कि अभी तक मैंने कराया। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मॉडर्न हिस्ट्री की PDF। तो ये 1-2 दिन में इसको भी शुरू करवाऊँगा, लेकिन साथ साथ हमारी अब बायोलॉजी चलेगी। ठीक है, बायोलॉजी के 5 पार्ट हैं, तो उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन रोक दिए थे, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत काफ़ी लंबा था, तो इनको कंप्लीट हो गया है। अब साथ साथ में पहले कराऊंगा बायोलॉजी, और उसके बाद फिर चलेंगे हम किस पर, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर। चाहे वो यूपी PCS का एग्ज़ाम हो, हरियाणा PCS 2023 का हो, चाहे वो बिहार PCS, MP PCS, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है, 1857 की क्रांति वगैरह सब कुछ बिपिन चंद्रा की बुक से, प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैराथन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो सब्सक्राइब कर सकता है, एक लाइक कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।